पहले तो बातें ये हो रही थी कि एनसीपी कांग्रेस में मर्ज होगी और एक तरीके से कि ऑपोजिशन को एक साथ आने का एक मैसेज शरद पवार देना चाहते हैं। लेकिन फिर उसी के बाद चर्चा ये भी स्टार्ट हो गई कि एनसीपी एनडीए के साथ जुड़ रही है। लेकिन कल की जो मीटिंग थी, हालांकि उस मीटिंग के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जयंत पाटिल ने ये कहा कि देखिए, मैंने उनसे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं की है। किससे? प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से। मराठी न्यूज़ चैनल्स, मराठी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ये खबर दी कि वो तीनों एक साथ वर्षा बंगलो, मतलब जो मुख्यमंत्री जी का निवास है, वहाँ पर वो थे। जयंत पाटिल ने यह कहा कि हमारे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्लामपुर में नगराध्यक्ष पद का मसला था, उसको इनवैलिड कर दिया गया है। इस सिलसिले में वो देवेंद्र फडणवीस से मिले। लेकिन वही बात है कि जब 3 नेताओं का एक साथ नाम आता है, वो भी 2 एनसीपी के गठों का, और उसमें इतने बड़े नेता, उन नेताओं को बेसिकली उन पार्टियों का थिंक टैंक माना जाता है, तो चर्चाएं तो होंगी। और चर्चाएं इसी वजह से हो रही है क्योंकि देखिए 2019 में जब महाविकास आघाड़ी बीच बन रही थी, उस वक्त भी शरद पवार ने कहीं ना कहीं बीजेपी की कई सारी दलीलें सुनी थी। जब आप किसी चीज़ को एंटरटेन करते हो तो लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है। तो उसी तरीके से अगर आप सामने से उनके प्रस्ताव सुन रहे हो, तो उन प्रस्तावों को सुनने के बाद लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा जो खुद का एक कद है शरद पवार का, लेकिन उसमें एक छोटी सी जो कमी है वो यही है कि क्रेडिबिलिटी की। लोग उनके किसी भी बयान के 4 अलग मीनिंग्स निकालते हैं, 4 अलग अर्थ निकालते हैं। और ये मीटिंग्स, ये सारी चर्चाएं हवा में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदरूनी बातें यही है जो सोर्सेज बताते हैं कि ये मीटिंग्स कहीं ना कहीं से बीजेपी से प्रपोज किया गया है। क्योंकि देखिए, शरद पवार के जो एमपीज हैं उनमें से पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि 4-5 एमपीज, पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि 4-5 एनसीपी के जो एमपीज है वो कहीं ना कहीं नाखुश है। अब वो खुश क्यों नहीं है? तो सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर ये चीज़ बाबा, मतलब पृथ्वीराज चव्हाण को पता है तो वो हमें आके बताए, शायद उनकी एमपी से मुलाकात होगी। लेकिन हमारे एमपीज हमारे परिवार की तरह, जो भी बातें होती है हम सभी को पता है, हमारी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो नाखुश है। लेकिन यही बात है कि अगर 4-5 एमपीज एनसीपी के फिर एक बार बीजेपी तोड़ना चाहती होगी तो शरद पवार की टाइमिंग बहुत खूब होती है। शरद पवार ने जैसे ही ये खबर आई, उसके ही कुछ दिन आगे पीछे डायरेक्टली वो विधान भवन में जाते हैं महाराष्ट्र के, और आते आते शिंदे की कैबिन में शिंदे की मुलाकात करते। इससे मैसेज 2-3-4 लोगों को गया। पहला मैसेज गया होगा उन एमपीज को। अगर उनमें से किसी ने बीजेपी की कुछ दलीलें सुनी भी होंगी तो उनमें तो एक बड़ी एक तरीके से कंफ्यूजन हुआ, अरे हमारा नेता ही बीजेपी के और शिवसेना के नेताओं के साथ इतना उठ रहा है, बैठ रहा है, तो उनको एक मैसेज यही गया होगा शरद पवार की तरफ से कि अरे तुम क्यों जल्दबाजी में हो, मैं खुद भी जा सकता हूँ, तो पूरी पार्टी लेके जा सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने शिंदे के साथ सिर्फ मीटिंग नहीं की, तो वहाँ पर ही मतलब शिवसेना शिंदे के प्रमुख एकनाथ शिंदे के कैबिन में एनसीपी के एमएलएस की मीटिंग की। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज देना भी होता है कि ऐसा कोई कर पाएगा कि कल को आप सोचिए कि कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी के एक व्यक्ति के ऑफिस में कांग्रेस के एमपीज की मीटिंग लेगा और बाद में ये बोलेगा कि कुछ इसका मतलब नहीं होता। तो मतलब हर चीज़ के, और इन्हीं मतलबों के चक्कर में असली मीनिंग ढूंढा जा रहा है कि एनसीपी की आखिर मंशा क्या है। क्योंकि एनसीपी में भी 2 गुट है, बिल्कुल, उसमें 2 गुट ये है कि देखिए एनसीपी में एक तो सुप्रिया सुले, बिल्कुल आज उन्होंने ये खारिज कर दी पूरी चीज़ें कि उन्होंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है, हम सरकार का सपोर्ट करेंगे डिलिमिटेशन वाले चीज़ पे अगर वो 50% इंक्रीज इन सीट्स प्रॉमिस करें और वो लिखित में दे। उस लिखित में देने के लिए उन्होंने बोला कि एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अमित शाह भी थे, उसमें मैं मौजूद थी और आगे किरण रिजिजू थे, और किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि डीएमके, बाकी सारी पार्टियां, कांग्रेस, इनसे भी ये पूरी बातचीत हो रही है। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायतें डिलिमिटेशन परिसीमन बिल के लिए की जा रही है। अब एनसीपी में शरद पवार को देखिए, फिर एक बार हम कितने भी कयास लगाए, लेकिन शरद पवार है। इससे पहले भी 2-3 बार अजित पवार फाइनली अलग होके वहाँ पर क्यों आए बीजेपी के साथ, क्योंकि उन्होंने बाद में कई सारे चिट्टे खोले भी। उन्होंने बोला कि आप ही मीटिंग कर रहे थे, आप ही ये बोल रहे थे, आपने ये सारी चीज़ें कराई और बाद में मुझे आप बुरा बोल रहे हो। क्योंकि अजित पवार शरद पवार के कहने पर कई बार बीजेपी के नेताओं के साथ मिले, मीटिंग्स की, क्या पॉसिबल सिनारियोज है ये किया। 2014 में आपको पता ही है, बिल्कुल, कि बाहर से समर्थन दिया था, बाहर से समर्थन दिया बिना मांगे।
बिना मांगे भी बहुत अंडरलाइन करने वाली चीज़ है। तो एनसीपी ने और खास करके शरद पवार ने ये खेल हमेशा से खेला है। शायद ये भी हो सकता है कि जो शिवसेना उद्धव गुट के साथ हुआ कि अपने सिंबल पर चुनकर आए एमपीज थे, उन्होंने उनका साथ छोड़कर शिंदे की शिवसेना में वो चले गए। वैसा बिल्कुल ना हो कि गलती से कल को जो अजित पवार गुट वाली जो एनसीपी है उनमें अपने एमपीज नाम मिक्स हो जाए या फिर बीजेपी में जाके शामिल ना हो जाए। ऐसा ना हो, इस वजह से बस ये बातें उड़ाई जाए, चीज़ें थोड़ी दूर दूर पुश की जाए, ये भी एक रणनीति हो सकती है। तो चर्चाएं बहुत सारी है। कल की जो मीटिंग वाली एक खबर थी उसका पूरी तरीके से जयंत पाटिल ने खंडन जरूर किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक इस्टेब्लिश करती है कि एनसीपी के लीडर्स जितने कंफर्टेबल बीजेपी के साथ दिखते हैं उतने ना शिवसेना उद्धव के दिखते हैं ना कांग्रेस के दिखते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। बिल्कुल। अब है एक सवाल ये भी उठता है परिवार का। जब शिवसेना टूटी थी महाराष्ट्र में तो वो एक पार्टी की टूट थी, बिल्कुल, लेकिन जब एनसीपी टूटी थी तो एक परिवार की भी टूट थी, पवार परिवार में टूट थी। अभी परिवार में एक तो विलय को लेकर और दूसरा बीजेपी के साथ जाने को लेकर क्या कुछ चल रही है बातें? देखिए, परिवार में जो सुनेत्रा पवार है, पार्थ पवार है, जय पवार, वो खुद पहले से भी बीजेपी के साथ है। सबसे बड़ा मसला सुप्रिया सुळे और रोहित पवार का है। अब जो दर्शक रोहित पवार को नहीं जानते होंगे उनको मैं इतना ही बताऊं कि एक ज़माने में जो एक आग शरद पवार में दिखती थी, जो एक आग उसके बाद अजित पवार में दिखी, अगर अगली पीढ़ी में पवार फैमिली के किस में वो आग दिखती है तो वो रोहित पवार में दिखती है। क्योंकि हमेशा लोगों में रहना, जहाँ पर भी कोई मसला हो वहाँ पर जाके खुद के बयान देना, वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करना, सड़कों पे उतरना, अच्छी वक्तृत्व शैली भी होना कि भाई अपनी कमान है पूरी बातचीत करने में और उठने बैठने में, वो प्रूवन है, वेल टेस्टेड है। इससे पहले बारामती एग्रो में अच्छे तरीके से काम भी किया हो, तो एक अच्छी लंबी पारी खेलने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी गई है कि जो शरद पवार क्लेम करते हैं कि मैं महाराष्ट्र की पुरोगामी, सेक्युलर और जो इस तरीके की विचारधारा है उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इस वजह से मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। ये जो पवार ने बार बार कहा है, मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूँ। तो जो उनके पोते हैं रोहित पवार, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मैं उस वाली विचारधारा के साथ राजनीति करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, इसमें स्पेस की बड़ी बात है। सुप्रिया सुळे, पहले से हमें पता है कि सुप्रिया सुळे इज दैट पर्सन जो एक इफेक्टिव एमपी है, लेकिन उन्होंने हर पार्टी, हर नेता के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए। ये कहा जाता था कि सुप्रिया सुळे के लिए तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके जितने संबंध अच्छे बीजेपी के एमपीज के साथ है, हर उस पार्टी के एमपीज के साथ है, तो वो चाहे ओपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने लगी। लेकिन ये जो गुट है, तो उसमें जितेंद्र आव्हाड हो गए, बिल्कुल, उसमें रोहित पवार हो गए, उसमें जो कई सारे ऐसे एमपीज है, जैसे एनसीपी की अजित पवार गुट में भी कई सारे एमपीज है जो बीजेपी के साथ थोड़े थोड़े खफा है, तो उनका भी एक अलग गुट हो सकता है। और इन सब का अगला स्टेप क्या होगा, इस वजह से भी ये होता है। तो पवार फैमिली में बाकी पवार एक तरफ, रोहित पवार एक तरफ, ये एक तरीके से पूरा पिक्चर देखने को मिलता है। और उसमें स्पेस की बात है, क्योंकि ये क्लियर सी बात है कि एनसीपी क्या वो एज अ पार्टी एनडीए में जाएगी या फिर एज अ मर्जर करके डायरेक्टली पवार फैमिली एनसीपी का पूरा कंट्रोल लेगी। और उस कंट्रोल के बाद भी रोहित पवार के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि दो बड़े दावेदार पार्थ पवार और जय पवार ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। अगर एक आपका बेटा ऑलरेडी एमपी बना हुआ है और वो उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले दादा, हालांकि पार्थ पवार ने आज तक या फिर अभी तक वो वाली छवि नहीं दिखाई दी है जो अजित पवार में दिखाई देती थी, जो विट होना, जो इफेक्टिव कमांड होना अपनी पार्टी और कैडर में या फिर पूरे यंत्रणा पे, उस टाइप का कोई भी चीज़ अब तक पार्थ पवार ने नहीं देखी। जो उनको पीछे की द्वार से एक तरीके से राज्यसभा में उनको भेजना पड़ा, मावल एक सीट है एमपी की, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी एक स्पीच उन्होंने देने की ट्राई की, उसमें बहुत बुरी तरह फंसे थे वो, और उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। देखिए, अजित पवार के बेटे ने चुनाव हारा था मावल से, तो ये वाली बात है। इस वजह से ये सिर्फ आज की घड़ी नहीं, ये सिर्फ अगले 2, 4 या फिर 29 तक की बात नहीं है। ये पवार फैमिली का अगला सक्सेसर कौन होगा, इसकी भी बात है। और इसी वजह से अगर ये मर्जर होता है तो रोहित पवार बार बार अपनी भूमिका क्लियर कर रहे हैं कि आई विल स्टिक ऑन माई आइडियोलॉजिकल फ्रंट, मतलब मैं अपनी विचारधारा की जो फ्रंट है उस पर एकदम कायम रहूँगा कि नहीं रहूँगा, या फिर अपने दादा की तरह वो बेस्ट पॉसिबल पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढेंगे, ये सब कुछ अलग बात है। ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पुणे में एनसीपी के जो शहर के चीफ थे
उन्होंने एनसीपी जब छोड़ी तो उन्होंने उसके बाद डायरेक्टली कांग्रेस की कमान पकड़ी, और ये इसी वजह से किया गया क्योंकि उनका यही कहना था कि देखिए मैं बीजेपी के साथ अलाइन नहीं होना चाहता। तो ये भी अपनी अपनी बात है, और अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको मद्देनज़र देखते हुए आगे की राजनीति पवार फैमिली और एनसीपी के दो अलग अलग गुट देखे जाते हैं। क्योंकि एनसीपी को आप कहते हैं कि मराठा एक तरीके से पार्टी है, बिल्कुल, लेकिन वो माइनॉरिटी की भी पार्टी है, वो दलित की भी पार्टी है। मराठा उसका लीडर पूरा बेस है। पश्चिम महाराष्ट्र में उसके इतने सारे एमएलए चुनकर आते थे, इस वजह से कहा जाता था कि 3-4 जिलों पर ही बहुत अच्छी पकड़ उनकी बनी हुई है, इस वजह से एनसीपी मराठा रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एनडीए में मराठा फेस एकनाथ शिंदे है, कोई और फेस वो बनाना भी नहीं चाहेंगे और ना किसी और पार्टी को वो क्लेम करने देंगे। तो यहीं पर बात हो जाती है कि पवार फैमिली में तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलता है कि रोहित पवार कहीं ना कहीं ये चूज कर चुके हैं कि मैं बीजेपी से हटके अपनी राजनीति करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको एनडीए में जाने के बाद स्पेस नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है कि शरद पवार जब भी केंद्र की सत्ता में साझेदार बने हैं तब उनकी नजर हमेशा कृषि मंत्रालय पर रही। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में शरद पवार खुद मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, और वो कृषि मंत्री भी देश के थे। अगर वो अपनी वाली एनसीपी को एनडीए के साथ लेकर जाएंगे तो क्या वही पद फिर से मांगा जाएगा सुप्रिया ताई के लिए? बिल्कुल, एक तरीके से यही हो सकता है, क्योंकि एनसीपी जो उनका खुद का जो कैडर है, उनका जो एक तरीके से उन्होंने ज़मीन जो बनाई हुई है महाराष्ट्र में, वो देखिए वो आप खेती के इर्द गिर्द बनाई हुई है। और जिन जगह, जैसे मैं खुद सतारा से आता हूँ, उस जिले में एनसीपी के सबसे ज़्यादा एमएलएज एक टाइम पर चुनकर आते थे। पार्टी में फूट होने के साथ बीजेपी ने उसमें अभी इंटर कर दिया है सतारा में, बहुत ग्राउंड लेवल तक भी, लेकिन वहाँ पर लोग चुनकर देते थे क्योंकि केंद्र में पूरी जो कृषि मंत्रालय था वो शरद पवार के पास होता था, राज्य में अर्थ मंत्रालय अजित पवार के पास होता था, पाट बंधारे एक तरीके से जो वाटर इरिगेशन का पूरा वो था वो उनके पास होता था अजित पवार के पास। इस वजह से सातारा वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में कैनल्स बढ़िया से हो गए, वहाँ पे खेती के लिए लाइट मिल जाती थी, सारी चीज़ें मिल जाती। तो एक तरीके से कृषि मंत्रालय वो एक बहुत अच्छी एक तरीके से मंत्रालय हो सकता है जो सुप्रिया को ऑफर किया जा सकता है। लेकिन वही बात हो जाती है कि सुप्रिया बार बार ये चीज़ें डिनाई कर रही है, लेकिन अगर वो जाती है तो वो मंत्रालय वैसे वो चर्चा में नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर वो एनसीपी के पास जाएगा तो फिर उस मंत्रालय को बिल्कुल एक तरीके से एफिशिएंट एक लीडर मिल सकता है, क्योंकि एमपी के नाते से सुप्रिया सुळे का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और उस पवार फैमिली में वो एक अलग सी वो एक बात है, और वो एक फायर और रैपिड रिस्पॉन्स है उनका कि वो हमेशा से जो भी चीज़ अपने हाथ में लेते हैं तो वो जो ब्यूरोक्रेसी होती है उस ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ बनाना उनको बिल्कुल पता है। तो वो हो सकता है, लेकिन ये बात है कि सिर्फ केंद्रीय मंत्रालय नहीं कि एक राज्य मंत्री पद भी मांगा जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो मर्जर करके लाते हैं कि एनसीपी एक साथ मर्ज करके डायरेक्टली महाराष्ट्र में एनडीए के साथ आती है, तो जो अर्थ मंत्री का पद है महाराष्ट्र में, जो अजित पवार की मृत्यु के बाद अभी देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं, वो कई महीनों से एनसीपी वापस मांग रही है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, कौन सा नाम होगा। तो एक तरीके से बीजेपी वो छोड़ नहीं रही है, जो कि बोला भी गया था कि ये पद एक बार बीजेपी के हाथ में जाएगा उसके बाद वो छोड़ेंगे नहीं। बार बार देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं नहीं ये बिल्कुल एनसीपी का पद है, जैसे ही वो नाम कोई फाइनलाइज करेंगे हम छोड़ देंगे, लेकिन अब तक वो चीज़ें नहीं हो पाई। सुनेत्रा पवार वो खुद के पास रखना चाहती है, लेकिन वही बात है कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, इन लोगों का ये कहना है कि एक्सपीरियंस उनका जो कैडर है पूरा लीडर्स का, उसमें से किसी को दिया जाए। इस वजह से इंटरनल कलह भी है। अब इस पूरी घटना को हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि क्या पवार फैमिली ये भी देख सकती है और ये भी समझ रही है कि एनसीपी आज बीजेपी के साथ है, अजित पवार वाला गुट, इस वजह से उनके एमएलए एक साथ बचे हुए हैं। कल को अगर पवार फैमिली, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, इन्होंने अपना अलग मन बना लिया तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे क्या कुछ अलग चीज़ें करेंगे, या फिर इसी वजह से अपनी पार्टी पर, जो पार्टी शरद पवार ने 2001 में बनाई थी, एक तरीके से वो पार्टी को फिर से पवार फैमिली की कमान में लाने के लिए क्या पवार फैमिली खुद के इंटरनल डिफरेंसेस बाजू में रख के एक साथ आ रही है, ये भी एक तरीके से हम सोच सकते हैं। तो मल्टीपल इसमें एंगल्स है, लेकिन यहाँ पर बस मैसेजिंग का खेल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना ईजी नहीं है शरद पवार को अपने एंड में, अपने करियर के एंड में, जो उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी एक छवि बनाई थी कि उन्होंने कई बार
टिट टैट वाले डिसीजंस लिए या फिर एक तरीके से उन्होंने 360 डिग्री टर्न्स लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने एक चीज़ एक तरीके से बनाई रखी थी कि वो बीजेपी शिवसेना इनके साथ अलाइंड नहीं होंगे। फेवर्स उन्होंने मांगे अपनी बेटी के लिए। जब पहली बार लोकसभा जाना था तो बाला साहब से फेवर मांगा और वो डायरेक्टली बाला साहब ने वहाँ से कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। फेवर जरूर मांगे लेकिन डायरेक्टली अलाइन नहीं। उन्होंने बोला कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा है और उन्होंने उनकी अलग विचारधारा है। तो अब खुद की लेगेसी, पवार फैमिली की लेगेसी पवार शरद पवार के हाथ में, वो कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.